नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। पश्चिम बंगाल और केरल में उल्लंघन की वारदातों पर गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने इन दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी है। दोनों ही सरकारों को गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल की गाइडलाइंस मानने को कहा है। दरअसल केरल की सरकार ने अपनी अलग से गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें सलून, रेस्टोरेंट्स खोलने की बात कही गई थी। साथ ही छोटे शहरों में बस यात्रा की अनुमति, दोपहिया वाहनों की अनुमति, ये तमाम बातें कही गई थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन के उल्लंघन और हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमलों पर सख्त रुख अपनाया है। केंद्र ने सभी राज्यों से केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को बहुत जिम्मेदारी के साथ मानने के लिए कहा है। तो आप तस्वीरों में भी देखिए, जगह जगह लॉकडाउन का उल्लंघन करते लोग आपको दिख जाएंगे, लेकिन कई जगहों पर सरकार ने अपनी तरफ से छूट दे दी। जैसा केरल में हमने आपको बताया, सलून खोलने की इजाजत हो या ऑड इवन फॉर्मूले के तहत वहां पर गाड़ियां सड़क पर उतारने की तैयारी हो रही थी, इस सब पर केंद्र सरकार ने रोक लगाने की बात कही है। पुणे से एक खबर आई। पुणे में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी इस शख्स की पिटाई कर रहा है। कोथरूड थाना इलाके में यह शख्स अपने शहर जाने की मांग कर रहा था, शराब की मांग कर रहा था और हंगामा करने लगा। रोकने पर इसने पुलिस वालों पर थूका और इसके बाद फिर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। सड़क पर आप देखिए, इसके साथ लाठियों से इसे पीटा गया। और आज से देश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, लेकिन इस छूट के साथ ही बड़ा मार्क है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी यह छूट कई शर्तों के साथ मिल रही है। यह ढील उन जगहों पर मिलने जा रही है जहां कोरोना का कोई केस नहीं है। ऐसी जगहों पर आज से छोटे कारोबार, उद्योग, दुकानें खुल जाएंगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हॉटस्पॉट्स में किसी भी किस्म की कोई छूट नहीं मिलने जा रही है। पहले की तरह वहां सब कुछ बंद रहेगा। इस बीच दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने से साफ इनकार कर दिया। इन तीनों राज्यों ने कहा है कि कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। जबकि यूपी में कुछ शहरों में राहत मिलेगी। जिन इलाकों में कोरोना के केस ज्यादा हैं, वहां सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा। महाराष्ट्र में भी आज से कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। तो आज 20 अप्रैल है। प्रधानमंत्री ने ये कहा था लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते वक्त कि एक हफ्ते तक बहुत सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा देश भर में, और 20 अप्रैल के बाद ये तय किया जाएगा कि किन राज्यों में हालात बेहतर हुए हैं, किन शहरों में, जिलों में हालात पहले से अच्छे हैं और वहां कुछ आर्थिक गतिविधि को छूट दी जा सकती है। अब वो भी, उसमें भी केवल जो अनिवार्य गतिविधियां हैं उनको शामिल करने की बात थी। जो ग्रीन जोन्स हैं, यानी जो वो इलाके हैं, वो शहर हैं जहां पर बिल्कुल मामले नहीं आए हैं कोरोना के, वहां पर और जगहों के मुकाबले ज्यादा गतिविधियों को छूट दी जा सकती है, क्योंकि आर्थिक गतिविधि चलाना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था के पहिए घुमाना दोबारा बहुत जरूरी है। 1 महीने से पूरा देश ठप पड़ा है और ऐसे में सरकार के सामने चुनौती यह है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करे ताकि कोरोना के मामले ना बढ़ें, लेकिन साथ ही साथ लोगों का रोजगार भी किसी तरीके से दोबारा पटरी पर लौटे। लेकिन जिन राज्यों में मामले ज्यादा हैं, जैसे दिल्ली में है, पंजाब में है, तेलंगाना में है, कुछ राज्य सरकारें पहले से सख्ती कर रही हैं, वहां पर कोई छूट देने से इनकार कर दिया गया। यानी इन राज्यों में कोई गतिविधि आपको पहले से ज्यादा चलती हुई नहीं दिखाई देगी। कोई बाजार नहीं खुलेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया था कि कई ऐसी चीजें हैं, छोटे व्यापारी अपना काम धंधा कर पाएंगे, लेकिन इन राज्यों में ऐसा नहीं होगा। दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना। यूपी की बात करें तो नोएडा कोरोना का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, लेकिन लोग मान नहीं रहे और घरों से बाहर निकल रहे हैं। नोएडा पुलिस के एक अधिकारी ने एक सोसाइटी में लोगों को कड़ी चेतावनी दी और घरों में रहने के निर्देश दिए। आप इवनिंग वॉक नहीं करेंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है ये। लोग शांत समझ रहे हैं, लोग शांत समझते हैं। लोग सोचते हैं हमको कोई कुछ भी बोले, हम लोग उनकी फोटो लेने वाले हैं, फिर हम ग्रुप्स में डालेंगे। डोंट फील ऑफेंडेड। मैं फिर कह रहा हूं, खतरे का समय है सबके लिए। अपने अपने घरों पे रहिए, मत निकलिए। कोशिश कीजिए 2-3 दिन का सामान एक बार ले आए बाहर से। आप लोग रोज सुबह शाम 3 बार जा रहे हैं, सेम नेम। और आइए आप सीधे चलते हैं गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Ministry of Agriculture. Next slide, please.
Overcoming the lockdown restrictions, sown area of summer crops has increased significantly, registering 36% increase over the last year, pushed up mainly by rice cultivation. Farming operations in the field, harvesting and sowing, have been exempted from lockdown, but social distancing and social responsibility has to be maintained. Farming machinery, shops, custom hiring centers, services related to fertilizers and seeds, mandi operations for marketing have also been given concessions from lockdown to enable farming to proceed smoothly. At the Kharif conference recently held, 2020, food grain production target has been fixed at an ambitious 298 million tons. 298 million tons. Next slide, please. To help farmers sustain production, money has been disbursed under the PM Kisan Yojana and the PM Fasal Bima Yojana insurance claims have been disbursed. Pulses have been dispatched to states under the PM Garib Kalyan Yojana. Next. An All India Transport Call Centre 180018042000 has been recently launched and the Kisan Rath app has been launched to facilitate transportation of food grains and perishables across the state. Next slide, please. Regarding Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, I would like to inform you that face masks and sanitizers have been brought under the Essential Commodities Act. NGOs have been permitted to buy food grains directly from FCI for relief operations. FCI has moved double the average food grains across the country during the lockdown. Next, please. Next. Ministries of Rural Development and Panchayati Raj, I would like to inform you that government has hiked the Manrega wages in the wake of COVID-19 pandemic. The average increase is ₹20. There has been a direct cash transfer to women under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana account holders under PM Garib Kalyan package. The self-help group women have helped in this effort. The women self-help groups under the NRLM, the National Rural Livelihood Mission, are making protective face covers, sanitizers, soaps, and are running community kitchens in large numbers. Thank you. Thank you, Alpna. Now, the Ministry of Home Affairs, please. गृह मंत्रालय की तरफ से अपडेट है। गृह मंत्रालय निरंतर लॉकडाउन मेजर्स के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है। जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, वहां राज्य सरकारों के साथ संपर्क करके उचित कार्यवाही की जा रही है। कल गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राज्यों का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगी। अपने लोकल एरियाज की आवश्यकता अनुसार वे ज़्यादा सख्त कदम उठा सकती हैं, परंतु दिशा निर्देशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, कमज़ोर नहीं कर सकती। गृह मंत्रालय ने उनका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 31 मार्च 2020 के आदेश में की गई टिप्पणी की ओर भी आकृष्ट किया है कि सभी राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकारी और देश के नागरिक ईमानदारी और निष्ठा से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों और आदेशों का पालन लेटर और स्पिरिट में करें। यह पत्र इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि कुछ राज्यों में उन गतिविधियों को भी इजाज़त दी जा रही थी जिनकी गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने कल पत्र लिखकर केरल सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है उनके द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन है
और लॉकडाउन नियमों को भी क्षीण कर रहा है। उनसे अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कुछ जिलों में भी लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आए हैं जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है, जैसे राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, मेदिनीपुर ईस्ट, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग। इन चारों राज्यों के प्रभावित जिलों का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। ये टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। इन टीमों का भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी लीड कर रहे हैं। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें एक सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। इस प्रकार गृह मंत्रालय का यह प्रयास है कि उपलब्ध एक्सपर्टीज को जितना मुमकिन हो सके उतना राज्यों के साथ साझा करें, जिससे कि लोक हित में सबकी मदद हो सके। ये टीमें हॉटस्पॉट एरियाज, हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर राज्य सरकारों का सहयोग करेंगी तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, गरीब एवं श्रमिकों के लिए राहत शिविरों की स्थिति आदि पर अपनी रिपोर्ट देंगी। आशा है इन कदमों के साथ हम मिलकर कोविड-19 के खिलाफ अपनी मुहिम में सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। अब तक टोटल 2546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1553 आए हैं, which takes the total number of confirmed cases in the country to 17,265. Last 24 hours में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड-19 मैनेजमेंट की तैयारियों की समीक्षा के तहत कल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा भी किया। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के एफर्ट की तारीफ की, कहा कि आज जो हमारा इंक्रीज रिकवरी रेट आ रहा है वह हमारी क्वालिटी ऑफ केयर को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान लाइफ में डिसिप्लिन लाने से हम लोग रिच डिविडेंड्स पा सकते हैं, जिससे हमें कोविड की लड़ाई जीतने में सफलता मिलेगी। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन के नेशन मेंबर्स फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर भी डिस्कस करते हैं। G20 के मेंबर नेशंस वर्ल्ड का 80% इकोनॉमिक आउटपुट, ग्लोबल पॉपुलेशन 2/3 और 3/4 जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उस G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के इशू पर डेलिब्रेट किया गया। माननीय मंत्री जी ने इन टेस्टिंग टाइम्स के दौरान सभी मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए भारत के कमिटमेंट को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत G20 के देशों के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलपमेंट और ड्रग डेवलपमेंट पर काम करना चाहेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसेज के कामकाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को एक गाइडलाइंस के द्वारा वायरस के स्प्रेड को रोकने में संबंधित प्रिकॉशनरी मेजर की सलाह दी है, जिसमें बताया गया है कि ऑफिशियल्स रीयूजेबल क्लोथ फेस कवर यूज करें, डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्ट फॉलो करें, फ्रीक्वेंटली सोप या पानी से हाथ धोएं या फिर हैंड रब या सैनिटाइजर को यूज करें और ऑफिशियल्स एक दूसरे के बीच में एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही किसी भी जगह पर 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग को अवॉइड करना है। डबलिंग रेट ऑफ केसेस, जिसका मतलब है
कि कितने दिनों में टोटल केस काउंट डबल हो रहा है, उसको हम अलग अलग इंटरवल्स पर कैलकुलेट करते हैं और जिसके तहत हमने पिछले 7 दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पे जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है, जिसमें कि दिल्ली में डबलिंग रेट 8.5 डेज है, कर्नाटका में 9.2 डेज है, तेलंगाना 9.4 डेज, आंध्र प्रदेश 10.6 डेज, जम्मू कश्मीर 11.5 डेज, पंजाब 13.1 डेज, छत्तीसगढ़ 13.3 डेज, तमिलनाडु 14 डेज और बिहार 16.4 डेज। ये जितने राज्य हैं यहाँ पर 20 से कम करीब डबलिंग रेट नोटिस किया गया। इसके साथ ही कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है, जिसमें अंडमान निकोबार 20.1 है, हरियाणा 21 डेज, हिमाचल प्रदेश 24.5 डेज, चंडीगढ़ 25.4 डेज, असम 25.8 डेज, उत्तराखंड 26.6 डेज, लद्दाख 26.6 डेज। इसके साथ ही हमारी कुछ स्टेट इवन उनका 30 दिनों से भी ज़्यादा डबलिंग रेट यानी कि उनकी परफॉर्मेंस, उनका केस मैनेजमेंट में हम इम्प्रूवमेंट नोटिस कर रहे हैं, वह है उड़ीसा और केरला। मैं ये एक बहुत अच्छी हार्टनिंग न्यूज़ के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और राज्य और जिला स्तर पर जो हमारे कोविड के फील्ड वॉरियर्स काम कर रहे हैं इस विषय में उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इट इज़ हाउएवर वी वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि हम एक लड़ाई में हैं, हम एक बैटल में हैं और हम आराम नहीं कर सकते। एक भी दिन की हमारी विफलता या एक भी व्यक्ति की विफलता हमारे इस QA रिजल्ट को, परिणामों को नेगेट कर सकती है और इसलिए ज़रूरी है कि हम सारी गाइडलाइंस का यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करें। हमें कुछ और राज्यों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जैसे गोवा के सभी पेशेंट्स को रिकवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब गोवा में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि कल आप लोगों की दृष्टि में लाया था, माही और कोडगू इन दोनों जिलों में जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया था, उसमें एक और जिला जुड़ गया है, वह है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। साथ ही टोटल 59 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से, जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है, जिसमें 6 नए जिले जुड़े हैं। वह हैं डूंगरपुर और पाली राजस्थान से, जामनगर मोरबी गुजरात से, नॉर्थ गोवा गोवा से, गोमती त्रिपुरा से। और इससे संबंधित हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फिर भी हमें हर तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरे देशों की तुलना में अगर भारत आज इस सिचुएशन को मैनेज करने में प्रयत्न कर रहा है, उसमें जो भी रिलेटिव सक्सेस मिली है उसका सबसे मुख्य कारण है कि इस लड़ाई में गवर्नमेंट के साथ साथ हर सिटीजन मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कोऑपरेशन और कम्युनिटी लीडरशिप हमारे मैनेजमेंट का एक मुख्य कारण रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के तहत देश का हर नागरिक इस लड़ाई में जुड़कर लड़ रहा है, फिर चाहे वह लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन हो या सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड बिहेवियर चेंज हो, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस से हम हेल्थ वर्कर्स का सहयोग करते रहें और हर तरीके से फील्ड स्थाई पर पेशेंट मैनेजमेंट पर फोकस कर हम मॉर्टेलिटी को अवॉइड करें, यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए। आज जब हम कुछ प्रांतों में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पूर्णतः पालन करें, ताकि जो कोविड के केसेस कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में कम हो रहे हैं वे और भी कम हों, और जो जिले ग्रीन जोन में चले गए हैं वहाँ पर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह 0 केस की स्थिति में ही बने रहें। हम सभी को पता है कि इस बीमारी की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है। इसकी अब केवल एक ही वैक्सीन है जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सपोर्ट करती है, वह है सोशल वैक्सीन यानी सोशल डिस्टेंसिंग। इसीलिए फिर आप लोगों से विनती है, आपके द्वारा सबसे विनती है कि काइंडली हमें सपोर्ट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव गाइडलाइंस का पालन देश का हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी के रूप में करता रहे और बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, ताकि हम इस लड़ाई से जीत सकें। धन्यवाद। Now, online question for ICMR. The rapid antibody tests have come under scanner world over for quality issues.
गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी जो दी गई आपने सुनी। देश में इस वक्त 17,265 कुल मामले हैं, 2,546 लोग ठीक हो चुके हैं। जो ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत है इन्फेक्टेड लोगों के बीच में वो 14% है। और अच्छी बात यह है कि जो मरीजों के दुगना होने की संख्या थी की जो अवधि थी वो लॉकडाउन से पहले अगर 3.5 दिन थी तो अब वो 7.5 दिन हो चुकी है। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से और के शर्मा साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ जो गृह मंत्रालय ने कहा वो भी हम एक बार फिर बता दें। गृह मंत्रालय की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कुछ राज्य हैं जो कि लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं या जो ढिलाई बरत रहे हैं और ऐसा वो बिल्कुल न करें। इसमें अभय दुबे साहब अभी खबर यह भी आई है कि ममता बनर्जी ने जो केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स IMCTs बनाई थी जो खास तौर पर 4 राज्यों के इफेक्टेड जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के 6 जिले हैं, उन्होंने उन टीम्स को आने देने से उनसे सहयोग करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर के में बाधा बनेगा। आपको लगता है आज के माहौल में ये सेंटर बनाम राज्यों की लड़ाई ये महत्वपूर्ण है या केंद्र के साथ सहयोग करें? पिरामिड अप्रोच अपनाई जाती है, अर्थात पिरामिड को उल्टा कर दें। जो बेस है उसको डिसाइसिव रोल प्ले करने दें और जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो फैसिलिटेटर की भूमिका में रहें, वो संसाधन मुहैया कराएं। मैं जानना चाहता हूं जिन हॉटस्पॉट की बात की जहां टीम भेजी, मैं इंदौर में हूं, आज इंदौर में भी एक टीम आई है सौरभ जी। मुझे अच्छा लगता अगर अहमदाबाद में भी भेजते, क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले गुजरात का क्रम आता है और अहमदाबाद का नंबर और ऊपर आता है, 405 केसेस हैं वहां पर, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गृह मंत्रालय ने। समझ सकते हैं अमित शाह साहब गृह मंत्री हैं। खैर, तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट कितने भेजे इन हॉटस्पॉट्स पर, केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए। इंदौर के हालात बहुत बद से बदतर हो गए। आज ही मैंने एक समाचार जारी किया है कि जो टेस्ट अभी यहाँ हो रहे हैं RT-PCR टेस्ट, उसके जो किट्स हैं वो बहुत घटिया क्वालिटी के हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 7 पॉजिटिव आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि टेस्ट नहीं हुए। 1500 टेस्ट फिर एक्यूमुलेट हो गए हैं। वो 2-3 दिन बाद जब जांच होकर आएगी तब संख्या बहुत बड़ी हुई निकलेगी। हमने कहा था कि 6 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स आ गए हैं दिल्ली में, तो कम से कम इन हॉटस्पॉट्स पर पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय भेज देता। राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर चाइना से मंगाए, तमिलनाडु ने अपने स्तर पर मंगाए, दिल्ली को केंद्र सरकार ने दिए। तो इन राज्यों को पहले फैसिलिटेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी मान्यता है कि आज के समय में हमको विश्वास रखना पड़ेगा और केंद्र सरकार जो भी निर्णय ले रही है सभी तो राज्य सरकारों को उसको आत्मसात करना पड़ेगा। अभी आपको तो फिर अभय दुबे जी स्वागत करना चाहिए ना। वो जो टीम केंद्र ने भेजी है, इंदौर के हालात आप खुद कह रहे हैं खराब हैं, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। और ये मैं बता देता हूं, ये 4 राज्य हैं जहां भेजे गए हैं। 4 राज्य के ये कुल 9 या 10 जिले हैं, जिसमें एक राजस्थान का है, एक मध्य प्रदेश का इंदौर है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, महाराष्ट्र के 2 हैं, मुंबई और पुणे, और पश्चिम बंगाल के 6 जिले हैं जहां पर हालात अनियंत्रित से लग रहे हैं। वहां पर केंद्र ने अपनी तरफ से एक्सपर्ट्स की एक टीम भेजी है जो देखेगी कि लॉकडाउन का पालन हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, रिलीफ कैंप चलते रहे, सप्लाई चेन जारी रहे। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि बहुत स्वागत करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि ये जो हॉटस्पॉट है जहां पर टीमें भेजी गई है, यहाँ उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी केंद्र सरकार फुलफिल करें। क्योंकि अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वहां पर, वहां टेस्ट, देखिए एक ही इशू है, लॉकडाउन को जब भी हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट ये कहती है, साफ बात कहती है वो स्वामीनाथन, कि जिन जिलों को आप कोरोना फ्री घोषित कर रहे हैं उसको मैं ये मानती हूं कि वहां टेस्टिंग नहीं हुई है, आपको टेस्टिंग करानी चाहिए। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि केंद्र की सरकार को ये मदद भी उन स्थानों को करनी चाहिए जो अपर्याप्त। अच्छा, चलिए ठीक है सर, ठीक है। नहीं, ये बात ठीक है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो मदद कर ही रही होगी। राज्य अपने स्तर पर भी, आपने जैसा बताया कि वो टेस्टिंग किट्स की बात हुई और इक्विपमेंट हो, उसका प्रोक्योरमेंट कर रहे होंगे। लेकिन अभी इस बीच में ये बातें आ जाना, ये केंद्र और राज्यों की लड़ाई, के शर्मा साहब, ममता बनर्जी का कहना ये टीमें किस कानून के तहत आपने बना दी हैं, जब तक इसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे हम सहयोग नहीं कर सकते। देखिए सौरभ जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा थोड़ा साउंड इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करा दीजिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं अभी अभय जी को भी सुन रहा था। दिल में बात कुछ और है और जबान कुछ और बोल रही है।
दिल में तो पूरी तरह से राजनीतिक जो है पूर्वाग्रह उनका भरा हुआ है। इसीलिए उन्होंने पहले लाइन में चालू किया कि अल्फाबेट से देखते तो मध्य प्रदेश से पहले अहमदाबाद आता है। अरे साहब, अरे साहब आप पहले चुप हो जाइए अभय जी। आप अभय जी आप इसीलिए वो जो ग्रेविटी है बीमारी जो अच्छा अभय जी 1 मिनट उनकी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। राघव जी भी आगे, स्वागत है राघव जी। आप के शर्मा जी कंप्लीट कीजिए। अभय जी प्लीज 1 मिनट बोलिए। इसलिए वो नाकामी ऑन नहीं करना चाहते। सौरभ जी, हाँ सौरभ जी, मैं निवेदन करूंगा कि अभय जी को आप थोड़ा समझाइए, वो बीच में ना बोला करें। आप बोलिए। उनकी ये बहुत गंदी आदत है डिबेट के अंदर में, क्योंकि उनको पता नहीं, बहुत ज्ञान उनका बहुत हो जाता है जो जवान से निकल लेती। तो कृपया कर शांति रखिए। तो मामला कुछ और है सौरभ जी, इनके दिल में चोर है, इनकी नेगेटिवनेस इनके सामने रहती है सब चीज। ये हो चाहे विपक्ष में बैठे ममता बनर्जी, आपने बताया ये कोई सरकार ने जिले निर्धारित नहीं किए, ये बाकायदा जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो कमेटी है और उसके साथ 12 जो मिनिस्ट्री है, 12 जो अलग अलग डिपार्टमेंट है जी, उनके द्वारा जो है चिन्हित किए जाते हैं और उसके आधार पर एक पूरी टीम होती है, वो करती है। आपको देश में किसी पे विश्वास नहीं है 10 जनपद के सिवाय, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा किसी देश की एजेंसी पर आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि 10 जनपद सबसे बड़ा आपका केंद्र है। वो जो बोल देगा वो ब्रह्म। अच्छा चलिए सर, ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। तो मामला फिर अब राजनीतिक बहस की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति जो है हमारे नेता ही ले आए हैं। अब अभय जी ने कहा कि इसमें गुजरात क्यों नहीं है, वैसे इसमें बीजेपी शासित मध्य प्रदेश भी है। लॉकडाउन 2.0 का आज 6ठा दिन है और आज से कुछ जगहों पर कुछ रियायतें मिलने की बात थी, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा, अगर ये तस्वीरें आती रही तो इन रियायतों की कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। मालेगांव की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर भारी भीड़ जुटी एक जनाजे के अंदर और पुलिस के समझाने के बाद वहां पर कुछ लोग वापस घरों को लौट गए। लेकिन दिक्कत यह है कि क्यों समझाना पड़ रहा है आखिर 1 महीने के लॉकडाउन के बावजूद। आप देखिए, अगर किसी के घर में कोई दुखद घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसके बाद भी सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस हैं कि एक सीमित संख्या से ज्यादा लोग अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन मालेगांव में आप देखिए, ये दर्जनों लोग जो हैं एक साथ जमा हो गए थे एक जनाजे में, उसके बाद पुलिस को उनको वापस भेजना पड़ा। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू आज जो केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया और कुछ राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है, इसमें प्रमुख तौर पर केरल का नाम आ रहा है। राघव चड्ढा जी, एक बात यह है कि केंद्र अब राज्यों को कह रहा है कि आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हमारी गाइडलाइंस को, और केरल को खास तौर पर चिट्ठी लिखी गई है। और दूसरी बात, ये जो दिल्ली में नहीं है लेकिन और कुछ राज्यों में जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स भेजी गई हैं, इसको भी अब राजनीति की दृष्टि से देखा जा रहा है। देखिए, 2-3 चीजें। पहले तो जब प्रधानमंत्री जी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 तारीख से राज्य अपने अपने राज्यों के हालात अनुसार ये दिशा निर्देश दे सकते हैं कि कहां कहां छूट देनी है, कौन कौन से कार्यालय, कौन कौन से उद्योग, कौन कौन से काम के संबंध में रियायत दी जाएगी, खोले जाएंगे और लोग अपने घरों के बाहर आ पाएंगे। लेकिन ये सारा दायित्व राज्यों पर छोड़ा और छोड़ना भी चाहिए। देश के संघीय ढांचे के अनुसार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें फैसला लें अपने राज्य में किस प्रकार से रियायत देनी है। ये केरल ने एक अच्छा उदाहरण दिया है पूरे देश को। उन्होंने कोरोना वायरस से बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी है और मैं केरल की सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं। यदि कहीं ना कहीं उनके कोई छूट देने पर केंद्र सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो अवश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक दूसरे से बात कर सकती है। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं राजनीति का कोई राजनीति की दृष्टि से इसे देखना चाहिए। मुझे लगता है जब तक ये वायरस इस देश पर हावी है, हमें एक चीज जो सदैव के लिए छोड़ देनी चाहिए जब तक ये वायरस है, वो है राजनीति। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बीमारी से अगर हम लड़ेंगे तो तभी जीत पाएंगे। अगर आपसी लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस बनाम सीपीआई बनाम सीपीएम बनाम तृणमूल कांग्रेस बनाम शिवसेना, डीएमके, एआईडीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीयू ये करते रहे तो फिर तो देश हार जाएगा और कोरोना जीत जाएगा। तो ये मेरा पहला आपको कहना रहेगा और जो भी मेरे माध्यम से तमाम नेता मेरी बात सुन रहे हैं। दूसरी चीज ये है, दिल्ली की परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। दिल्ली के अंदर देश की केवल 2% आबादी रहती है, लेकिन दिल्ली के अंदर देश के
12% मामले सामने आए हैं। जितने मामले आए उसके 12% मामले कोरोना वायरस के दिल्ली में देखे गए। उसके 2-3 कारण हैं, मैं कारण आपको बताना चाहूंगा। पहला कारण तो यह है कि दिल्ली में मरकज का केंद्र रहा, सबसे ज्यादा उसकी मार, उसका भुगतान दिल्ली को करना पड़ा क्योंकि वो दिल्ली में ही था। दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है और जो भी पर्यटक विदेश से हिंदुस्तान आता है वो दिल्ली अवश्य आता है, तो दिल्ली में उसकी एंट्री जरूर होती है। और ये बीमारी विदेश से हमारे देश में आई है, किसी देश में उत्पन्न नहीं हुई है। तो जो बाहर से आया वो बीमारी लेकर दिल्ली अवश्य आया, तो दिल्ली को डबल मार का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने उचित फैसला लिया और ये कहा कि 27 अप्रैल तक किसी प्रकार की कोई छूट या रिलैक्सेशन किसी भी उद्योग को या किसी भी काम के लिए नहीं दी जाएगी। स्टेटस को रहेगा, यानी कि जो हालात 20 तारीख से पहले थे उसी प्रकार से पूर्णतः लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। और 27 को तमाम अधिकारियों के साथ फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक कर फैसला लेंगे कि अच्छा, ठीक है राघव जी, अब लेकिन आपने शुरुआत में कहा कि ये राज्यों पे छोड़ना चाहिए कि वो कब और क्या गतिविधियों को ढील देते हैं। केरल की क्योंकि बात हो रही थी तो ये क्लैरिटी रहेगी केरल ऐसा क्या कर रहा था कि केंद्र को उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी। तो मैं केवल वो जो वहां रियायतें दी गई थी वो मैं बता रहा हूं। जैसे केरल ने कई ऐसी चीजें करी, केरल ने रेस्टोरेंट खोल दिया, उन्होंने 60 किलोमीटर की ट्रैवल के लिए बसें चलाने का ऐलान कर दिया। जी देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये राज्य का, सबसे पहली बात तो यह कि राज्य के मुख्यमंत्री से बेहतर तो कोई नहीं बता सकता कि उस राज्य की क्या स्थिति है। जो व्यक्ति राज्य के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए कमांडर इन चीफ है, मुझे लगता है अगर केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई रियायत, कोई फैसला या कोई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेकर किया जा रहा होगा। और अगर केरल ने, आप भी लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, कोरोना वायरस से लड़ते हुए केरल ने कई नए मानक स्थापित कर रहे हैं। उदाहरण, अच्छा चलिए, नहीं ये बात आपकी ठीक है, केरल ने लड़ाई अच्छी लड़ी है। इस वक्त मामला बड़ा तकनीकी सा है। मामला ये तकनीकी है अभय दुबे साहब कि क्या केंद्र राज्यों को ये कह सकता है कि ये हमारी गाइडलाइंस हैं और ये हर राज्य को मानना पड़ेगा। इसके समर्थन में केंद्र की तरफ से 2 बातें हैं। एक की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को ये स्वीकार करनी पड़ेंगी गाइडलाइंस, और दूसरा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके तहत राज्य बाध्य हैं केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे आपातकाल में जारी की गई दिशा निर्देशों को मानने के लिए। हाँ सौरभ जी, इस बात में तो कोई संदेह नहीं। जब पैंडेमिक है, ये वैश्विक महामारी है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये अधिकार है, केंद्र सरकार को विशेषाधिकार है। मगर फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको व्यक्त करने की अपेक्षा, मैं राघव की बात से सहमत हूँ कि म्यूचुअली इसको हैंडल किया जाना चाहिए और राज्यों के मुख्यमंत्री ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात का कॉग्निसेंस लेते हैं, इस बात का संज्ञान लेते हैं कि उनको किन किन चीजों में रियायत देनी है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, 25 मार्च से रबी की फसल की कटाई होनी थी और प्रिक्योरमेंट स्टार्ट होना था। 86% किसान जो हिंदुस्तान में है वो स्मॉल और मार्जिनल हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ना तो उनकी क्षमता है कि वो भंडार कर सके, ना ही गोडाउन में ले जाने की उनकी इतनी क्षमता है। तो प्रिक्योरमेंट लेट स्टार्ट किया सरकार ने और आज डिस्करेज कर रहे हैं। कई राज्यों से खबर आ रही है कि वो 40 क्विंटल अगर अनाज ले गया तो उसका 8 क्विंटल तोलकर बाकी मना कर दिया गया। उसका बड़ा कारण ये दिखाई देता है कि बजटरी जो प्रोविजन है उसमें फूड सब्सिडी जो 1,84,000 करोड़ था वो सिर्फ 70,000 करोड़ कट करके किया गया है। तो मुझको लगता है कि वो थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी रुक सकता है, खेती नहीं रुक सकती। अगले खरीफ के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं सप्लाई चेन टूटने का, कि हमारे पास सिर्फ 9 लाख टन फर्टिलाइजर बचा है स्टॉक में। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने लिखा है शिपिंग मिनिस्ट्री को कि आप अगर हमको पोर्ट से उपलब्धता नहीं कराने देंगे तो खरीफ के लिए अप्रैल तक भंडारण करना होता है स्टेट में, हम नहीं कर पाएंगे। तो एक सीरियस इशू है, तो राज्यों को उनके विवेक पर छूट देनी चाहिए और ये बड़े विषय हैं जिसका संज्ञान केंद्र सरकार को लेना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था, राजनीति का प्रश्न इसलिए था सौरभ जी, कि मैं देख रहा था कि कल जो सबसे ज्यादा मामले आए हैं वो महाराष्ट्र में 552, उसके बाद गुजरात में 336 और जो सबसे ज्यादा डेथ हुई है वो हुई है महाराष्ट्र में 12 और गुजरात में 10। तो अहमदाबाद भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो
तो इसमें राजनीति देखने की अपेक्षा ये करना मेरे पास अभी आपने जिक्र किया, मेरे पास अभी अहमदाबाद का डेटा नहीं है एट हैंड, मैं निकाल सकता हूं डेटा वो, लेकिन इसमें कोई राज्य नहीं चिन्हित किए हैं उन्होंने केवल वो जिले जहां ज्यादा मामले आए हैं उनको चिन्हित किया है जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ऐसे तो देश के आधे जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले आ चुके हैं, उनमें से केवल 8 या 10 जिले अगर चिन्हित किए गए तो कोई तो वजह होगी। लेकिन आपने कहा राज्यों को छूट मिलनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से गाइडलाइंस बना सकें। के शर्मा जी। नहीं सौरभ जी, ये जो गाइडलाइन जो बने हैं इसके संदर्भ में बाकायदा मुख्यमंत्रियों के साथ पहले बैठक हुई है। बैठक होने के बाद 15 तारीख के बाद उसको बढ़ाने की बात हुई, उसमें फिर आप ही लोगों ने दिखाया 14 तारीख को घोषणा हुई, फिर 15 तारीख को गाइडलाइन इशू किए गए। वो भी पूरे गाइडलाइन सभी सीएम लोग से पहले जो चर्चा हुई थी उसके आधार पर तैयार हुए थे। इसके अलावा जो है चीफ सेक्रेटरियों से भी डिस्कशन हुए हैं, तमाम चीजों की समीक्षा देश भर की हुई है, इसके बाद वो गाइडलाइन बनाई। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार मनमाने ढंग से बैठ के कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठ गया और सारे गाइडलाइन लिख देगा, ऐसा नहीं है। ये सारी समीक्षा के साथ ही है। इसीलिए मैंने कहा कि इसीलिए राज्य सरकारों ने सब चीजों को माना भी, क्योंकि वो लोग की सहमति से वो हुआ है। इसके अलावा ठीक कहा राघव जी ने कि ये राज्यों को है अपने विवेक पर है कि हम कितने हद तक जाकर और क्या रियायत छूट दे सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। अलग अलग राज्यों की आवश्यकताएं अलग अलग ढंग से हैं। कहीं कृषि की बहुत खरीदी की, कटाई की, बहुत तरह की इस तरह की है, लेकिन ये फसल दूसरे राज्य में नहीं होते हैं तो उस समय वहां पर कटाई की समस्या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी विभिन्नताएं हैं पूरे भारत के अंदर। तो फिर केरल को चिट्ठी क्यों लिखी है आपने? केरल सवाल यह कि केरल तो लड़ाई में सबसे बेहतर कर रहा है और उसने अगर कहीं ढील दी तो उनको उस पर आपने एतराज किया। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, आप ही ने अभी खुद बताया और उसकी और भी जानकारी सामने है। और राज्य सरकार ने बाकायदा केरल का अभी एक मैं ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था कि केरल सरकार ने इस बात को माना है कि केंद्र ने जो चीजें हमें बताई हैं उसमें जो ऑब्जेक्शन उठाए हैं, थोड़े जो आपत्तियां बताई हैं उस पर वो ध्यान भी दे रहे हैं और उसमें से बहुत चीजों को लागू भी करने जा रहे हैं, क्योंकि उनसे एक उसमें हो गया है। बसों को अभी चालू कर देना, रेस्टोरेंट को शाम के बाद खोल देना, ये अभी इसमें ऐसी स्थिति नहीं बनी है। तो उसका जो है एक संज्ञान केंद्र सरकार लेते हुए एक सुझाव केरल सरकार को उन्होंने दिया कि देखिए आपने ये चीज किया है, ये गाइडलाइन से अलग है, हमारी जो असेसमेंट है उसके अनुसार से ऐसे। तो मेरा कहने को इसमें राज्यों पर ऐसा नहीं है, संघीय लोकतंत्र है और संघीय ढांचे के रूप में काम करते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि आप ममता बनर्जी केंद्र के पश्चिम बंगाल की यदि बात देखें तो वहां पर स्थिति क्या है? वहां पर केरल के साथ जो आप कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है। ममता बनर्जी ने जो आपके लिए कहा उसको आप राजनीति बताते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। राघव कुछ कह रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल में वो स्थिति पैदा कर रहे हैं जो आप लोग मीडिया दिखा रही है। लॉकडाउन के बीच अब राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने ममता सरकार ने केंद्र सरकार की भेजी गई टीम को वेलकम करने से इनकार कर दिया, तो केंद्र ने केरल सरकार की दी गई कुछ छूट पर एतराज जताते हुए उनको चिट्ठी लिखी है। राघव कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था जी, इस सारी चीज को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। समय समय पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार को सुझाव देती आई हैं, बल्कि इस बार भी कई राज्य सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिया। यहाँ तक कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे सुझाव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को दिए। प्रधानमंत्री जी ने केवल उनके सुझाव सुने ही नहीं, बल्कि उन सुझावों की सराहना करते हुए उन पर अमल भी किया है। और केंद्र सरकार भी लगातार राज्यों को सुझाव देती रहती है। इसमें कौन सी सरकार किस पार्टी की है उसे ना देखते हुए हमें सारे सुझावों को एक सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। केरल ने एक मानक स्थापित कराया। आज देश में कई राज्य केरल की जो लड़ाई है और दिल्ली में जो लड़ाई आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लड़ रही है, जिस प्रकार से हम मजबूती से एक के बाद एक कड़ा फैसला ले रहे हैं, कई राज्य सरकारें हमारे जो काम है उसकी सराहना कर रही है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पे कई मंत्री, कई विधायक अन्य राज्यों के फोन करके बधाई देते हैं और हमसे समझने का प्रयास भी करते हैं कि आप अपने राज्य में ये सारी चीजें कैसे कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं, हम लोग रोज 9.5 से 10 लाख लोगों को 2 समय की रोटी यानी कि लंच और डिनर भोजन करवा रहे हैं। 10 लाख लोगों को दिल्ली जैसे राज्य में। लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे इतनी बड़ी व्यवस्था हमने कुछ दिनों के भीतर बना दी। तो राज्य एक दूसरे से सीखते रहते हैं। यदि केरल ने कुछ कहा, केंद्र ने कुछ और कहा,
इसको एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, इसमें राजनीति कहीं नहीं आनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमें यह भी समझना होगा कि एक राज्य यदि बहुत अच्छा कर दे और आसपास के पड़ोसी राज्य कोरोना को फैलने दे अपने राज्यों में, तो स्थिति भी उतनी ही गंभीर है जितनी आज है। ऐसा नहीं है कि केरल में अगर आपने काबू पा लिया और कर्नाटक में काबू नहीं पा पाए तो देश में नहीं फैलेगा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, सवाल केवल इतना है, सवाल केवल इतना है सर, देखिए दिल्ली में आपने खुद बताया, एक भी राज्य में यदि ये फैल गया तो पूरे देश में फैलेगा। ये बात आपकी ठीक है। आपने अभी बताया, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि दिल्ली में 2% आबादी, 12% मामले, तो दिल्ली की तो परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है कि छूट दी जा सके, इसलिए मुख्यमंत्री ने ठीक फैसला किया। अब केरल की जहां तक बात है, उसके संबंध में यह कहा जा रहा है कि जो एडवाइजरी 15 अप्रैल को जारी की थी केंद्र सरकार ने, कोई भी राज्य उसको और सख्त बनाना चाहे तो सख्त तो बना सकता है, लेकिन उसमें अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा रियायत नहीं दे सकता। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बेहतर कौन जानता है कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। सेंट्रल की एडवाइजरी ये कह रही है कि आप इससे हट ही नहीं सकते। देखिए, पहली बात है कि वो गाइडलाइंस हैं, केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस देकर ये सारा दारोमदार राज्य सरकारों पर छोड़ा। कोई केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठे सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी को इतनी भली भांति नहीं पता होगा कि असम में गुवाहाटी की क्या हालत है, या उड़ीसा के फलाने जिले में क्या हालत है, या केरल के इस जिले में क्या हालत है। वो तो राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य की पूरी सरकार को ज्यादा ज्ञान होता है। जैसे आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्रिमंडल को ज्यादा जानकारी होगी, ठीक है, कि क्या हालात है, कहां बेहतर है। मैं एक बार अगर आपकी इस बात पर जवाब ले लूं, के शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? राज्य बेहतर जानेंगे या दिल्ली में बैठा बाबू ज्यादा जानेगा? ऐसा है, मैंने सौरभ जी ये बात आपसे पहले कही कि किसी बाबू ने तो बैठ के बनाई नहीं है। ये तो सीएम, चीफ सेक्रेटरी, वहां के राज्यों के मुख्यमंत्री, उन सभी के सुझावों पर तैयार किया हुआ गाइडलाइन है। लेकिन एक बात बहुत समझने की, रियायत का मतलब खुली छूट नहीं होती है सर। रियायत का मतलब जो है, यदि आप उसका ऐसे खुली छूट के रूप में ले लेंगे तो फिर तो इस लड़ाई से लड़ना नामुमकिन, मुश्किल का काम हो जाएगा। इसलिए जो है इसको तो अभी आप जो इसके एक्सपर्टीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों से भी आप बहुत सारी डिबेट करते हैं, आप उनसे भी पूछे तो वो कहते हैं कि साहब 3 मई के बाद भी आपको बहुत से सिस्टम बनाने होंगे। आपको देखना होगा कि आप किस किस जो है डिस्ट्रिक्ट को खुला छोड़ सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए तो किस शहर को आपको लॉकडाउन करना पड़ जाएगा, इसके अलावा क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो अभी तो बहुत ही लंबी चलने वाली भी है ये। प्रधानमंत्री जी, आपका ध्यान होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पहले ही अपने संदेश में कहा था कि ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है और इसको लड़ना पड़ेगा उस जंग से, ये महामारी है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें सभी की जिम्मेदारियां हैं और इसमें देखिए हम तो सब लोग खुश होंगे अगर राज्य और केंद्र मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर इसमें राजनीतिक तूतू मैमे ना हो या राजनीतिक बयानबाजियां ना हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि कोविड-19 के इस मुश्किल वक्त में लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े छोटे बड़े उपकरण जीएसटी मुक्त किए जाएं। बीमारी और गरीबी से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर जीएसटी वसूलना गलत है। वो इन चीजों पर से जीएसटी हटाने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। उसमें कुछ जोड़ेंगे अभय दुबे? देखिए, बहुत ही जायज और वाजिब मांग है, क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, अब बाजार में कुछ उपलब्धता है, तो प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार भी जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि एफडीआई के नियमों में कुछ बदलाव करना चाहिए, नहीं तो विदेशी कंपनियां इस बात की बाट जो रही है कि हमारे यहाँ जो कमजोर आर्थिक परिस्थितियां हैं उसके दृष्टिगत वो अपना शेयर उन कंपनियों में बढ़ा ले। उसका संज्ञान लिया, मुझे लगता है इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही साथ आज भी हम लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस की है उसमें इस बात का जिक्र हुआ है, सभी लोगों ने कलेक्टिवली किया है कि जो प्रोक्योरमेंट है उसको भी तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी गति बहुत धीमी है अभी। तो कुछ और शिथिलता देते हुए जो रबी सीजन है उसका प्रोक्योरमेंट बढ़ाया जाना चाहिए। और मनरेगा को कम से कम इस दौरान, जब रबी की कटाई का सीजन है और आगे खरीफ की बुआई का सीजन होगा, तब उसमें मनरेगा का इंक्लूजन करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मनरेगा के एक्ट के तहत
वो अधिकार पा जाते हैं। जब काम नहीं दे सकती सरकार तो एक्ट में मुआवजा देने का प्रावधान है। तो ऐसे और सजेशंस हैं जो आगे सामने आएंगे और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान के शर्मा आपकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बोलिए। सौरभ जी, 10 महीने से ये कांग्रेसी जो है ना किसी टीवी चैनल में आते थे और ना कहीं पर ये डिबेट करने की यानी ना जनता का सामना कर पा रहे थे ना मीडिया। ये कोरोना चालू होने के 15 दिन पहले ये टीवी में अवतरित हुए और पहले दिन से जो रट्टा इन्होंने लगाया कोरोना में कर रहे हैं वो आज तक बोल रहे हैं, वो आज तक वही चीज बोल रहे हैं। टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट किट कम है, तो किसानों आपको फिर वही बवासीर हो जाती है। अरे सर ऐसे कम्युनल पोलराइजेशन इस महामारी में। एक मिनट अभय जी, एक मिनट, ठीक है कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए। आपने इतनी कमियां गिनाई, उनको भी 4 बातें बोलने दीजिए, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं सौरभ जी, जब ये बात में पिछले 15 दिन से अभय दुबे हो या कोई हो, ये 15 दिन से एक ही रट्टा, जबकि एक कांग्रेसी जमीन पर नहीं है, एक रोटी नहीं दिया होगा, किसी को नहीं खिलाया इन लोगों, किसी को भी कोई सहायता नहीं की होगी, लेकिन न इनकी नेता ने अपील किया था। अभी जब सब कुछ निपटने लगा तब ये चले नहीं, लेकिन देखिए इनके नेता ने तो ये कहा कि हम केवल सकारात्मक सुझाव देना चाहते हैं, हम आलोचना नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैं सुन लीजिए ना, नकारात्मक क्या है मैं आपको बताता हूँ, नकारात्मक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टेस्टिंग किट की बात करते हैं आप, 4 बजे जो है हेल्थ मिनिस्ट्री का डिबेट वो सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा उसमें बताया गया कि 8 सप्ताह आगे तक के टेस्ट के लिए किट हमारे पास पूरे देश में उपलब्ध है। लेकिन ये इनका तोता रटन हमेशा यही है, टेस्ट नहीं हो रहा है जी, टेस्ट किट नहीं है जी, फलाना नहीं है जी। मतलब अभी ये प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, इनके पास ऐसी जानकारी है जैसे ये खुद मंडी में खड़े होकर बात कर रहे हो। जबकि हरियाणा में आपने न्यूज चलाया सौरभ जी, सरसों की प्रिक्योरमेंट के लिए जितने खरीदी के दुकान थे उसके डबल कर दिए गए। मध्य प्रदेश में खरीदी की दुकानें डबल कर दी गई, लेकिन अभी आप इनसे बात कीजिए, इन्होंने पहले झूठ ये बोला, धान लेके आ रहे हैं जी पुरानी खरीदी हो रही है, गेहूं लेके आ रहे हैं जी पूरी खरीदी नहीं हो रही है, आधा वापस कर दे रहे हैं। कैसा ये झूठ बोलते हैं टीवी चैनल पे बैठ के। समय जा रहा, मैं चाहता हूं आपको जवाब दें। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इनके पास कोई तथ्य नहीं होता सिवाय नेगेटिव। जान लीजिए, हाँ, ये मोदी सरकार ने बन गई है देश के अंदर जो है कैसे ये ऑर्डर किया है बातें करें, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का चाइना को। चाइना ने वो जो हमारा ऑर्डर प्लेस किया था उसको यूएस को ट्रांसफर कर दिया। ये पूरे देश के मीडिया हाउसेस से रिपोर्ट किया है। मैं जिस स्टेट से आता हूँ 1 करोड़ टन गेहूं का प्रिक्योरमेंट होना है सौरभ जी। आज दिनांक तक 5 दिन हो गए, 1 लाख मेट्रिक टन से प्रिक्योर किया है। तो ये हमारा अधिकार है। 24 मार्च तक के लोग एक्सपोर्ट की अनुमति दे रहे थे, पाकिस्तान में पीपी नहीं थे। ये बिलाप जो इनका है ना, ऐसा है ना सर, के शर्मा साहब ऐसा है, मिनिस्टर को अगर ये जो बात कह रहे हैं वो गलत है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बात कह रहे हैं जो सच है तो आपके लिए एक सुझाव है, कमी है कहीं उसको दूर कर लें। इतनी इसको मेरे जैसे अभी आप कह रहे थे राजनीति नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल सौरभ जी सारे सुझाव मानने को तैयार है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये जो नेगेटिवनेस इनकी है और जो बिलाप है इनका, जो इनका अंदर का अब आप जिसको बिलाप कह रहे हैं वो उसको सुझाव कह रहे हैं, यही अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। राघव चड्ढा जी अभी हमारे साथ थे चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज के 6ठे दिन के इस लॉकडाउन 2 पर बात करने के लिए।